नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए इस समय की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 मुख्य अपडेट बताऊंगा, जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आप सभी के लिए बड़े अपडेट आई है। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेंशन से जुड़े यहाँ पर आप सभी के लिए छोटे बड़े अपडेट की, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको यहाँ पर पेंशन पर आए आज की तमाम बड़ी अपडेट को विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों ईपीएस नानटेफा पेंशन धारकों के लिए पेंशन खाते में कब आएगी, इसको लेकर आखिरकार पेंशन धारकों के नाम बड़ा संकेत मिला है, जिसमें दोस्तों पेंशन आप सभी के खाते में आना शुरू हो चुकी है। आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों पेंशन लोक अदालत के लिए यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। 12 मंत्रालयों विभागों ने पेंशन भोगियों की शिकायतों को कवर किया जाएगा, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत शुरू हो गई है। दिल्ली में बड़ा आयोजन किया गया है। कार्मिक लोक सेवा शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत की अध्यक्षता दोस्तों शुरू कर दी है। पेंशन भोगियों की पेंशन शिकायतों का निवारण करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है और पेंशन भोगियों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने की मकसद से ही दोस्तों पेंशन अदालत का आयोजन पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके जरिए अनेकों हितधारकों को मौके पर ही समाधान प्राप्त करने के लिए एक मंच लाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों की शिकायतों को शीघ्र निराकरण करने के लिए कार्मिक लोक सेवा शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तत्वाधान में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा दोस्तों 22 फरवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत की यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी दोस्तों, जिसमें 105 पेंशन भोगी शिकायतें पर चर्चा सूचीबद्ध की गई थी। दोस्तों पेंशन अदालत गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय विभाग, सीबीडीटी, आर्थिक मामलों विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, आश्वासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय समेत 12 मंत्रालयों के पेंशन भोगियों की शिकायतों को इसमें कवर किया गया और 105 पेंशन भोगी शिकायतों को चर्चा को लेकर इसमें सूचीबद्ध किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त मामले, पारिवारिक पेंशन के मामले, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त मामले भी शामिल थे। और दोस्तों 12 मंत्रालयों से 50 पेंशन भोगी कल्याण यहाँ पर जो है मंच है, जहाँ पेंशन भोगी और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव, 12 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, 50 पेंशन भोगी कल्याण संघ और शिकायतें दर्ज करने वाले पेंशन भोगी इसमें भाग लेने वाले हैं। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। वह दोस्तों पेंशन भोगी लगातार पुरानी पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना को लेकर मांग कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा की केंद्रीय बैठक यहाँ पर आप सभी के लिए विस्तृत की गई, जिसमें दोस्तों 7 प्रदेश संयोजक और 5 सह संयोजक बनाए गए हैं। बैठक में केंद्र के मेमोरेंडम में क्रम में चयनित शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की मांग की गई है। साथ ही उनके लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन खड़ा करने का भी निर्णय लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेमोरेंडम जारी कराने के लिए जिलों में संघर्ष मोर्चा का गठन करते हुए राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली की जाएगी। और दोस्तों पेंशनर जो है वो 25 तारीख को पीएम के वाराणसी कार्यालय में देंगे ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति प्रधानमंत्री को पेंशनरों से किया गया वादा याद दिलाने के लिए 25 सितंबर को यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए जो है 25 तारीख को संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सभा करेगी। इसके बाद वाराणसी कार्यालय पर दोस्तों ज्ञापन भी देगी। दोस्तों पीएम ने पूर्व में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था। वाराणसी में होने वाली सभा में समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक दिरावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत शिरकत जो है करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों प्रदेश की प्रांतीय पदाधिकारी व ईपीएस 95 पेंशनर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल होंगे। समिति के कार्य अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि सभा के बाद पेंशनर प्रधानमंत्री वाराणसी स्थित कार्यालय में जाकर ज्ञापन देंगे, जिसमें 2 साल पूर्व उनके यहाँ पर जो है पेंशनरों से किया गया वादा याद दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके वायदे पर कार्रवाई नहीं होने से काफी कम पेंशन देश भर के 75 लाख पेंशनर्स आर्थिक बदहाली से गुजर बसर यहाँ पर जो कर रहे हैं। इसके लिए तत्काल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का निर्णय करना चाहिए।
ताकि सरकार की उदासीनता को देखते हुए संगठन अगले महीने देश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। जी दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन देने की तैयारी यहाँ पर आप सभी के लिए हो चुकी है। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है। वही दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ा अपडेट आया है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट है। उच्च पेंशन की कैलकुलेशन का कॉम्बिनेटिव दिया फॉर्मूला, जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए बड़ा फॉर्मूला आ चुका है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर एक सर्कुलर तेजी से वायरल हो रहा है। जर्नल ऑफिस कॉम्बिनेटिव ने जारी पत्र में कार्मिक के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स ने हायर वेज के केस का उदाहरण दिया है। पेंशन का कैलकुलेशन भी दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए समझा दिया जा चुका है। दोस्तों, पत्र में लिखा है कि उच्च पेंशन पर पेंशन की गणना एक उदाहरण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जहां पर 1/9/2014 के बाद वालों की पेंशन शुरू होने वाली है। दोस्तों, यह एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि ईपीएस 95 प्रावधानों के अनुसार सामान्य पेंशन मामलों में 1/9/2014 से अनुपातिक गणना की जा रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन के बाद पात्र मामलों में पहले दी गई सामान्य पेंशन को उच्च वेतन पर पेंशन बढ़ा कर दी जाएगी। क्योंकि सामान्य ईपीएस सदस्यों के संबंध में उच्च पेंशन पर पेंशन की गणना के लिए ईपीएस 95 की कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, इसलिए उच्च वेतन वाले मामलों में ईपीएस 95 के प्रावधानों के अनुसार गणना इसी तरह की जाएगी जहां पर प्रारंभ की तारीख के बाद हुई थी। दोस्तों, यहां पर जो है 1995 उच्च पेंशन वेतन मामलों में पेंशन की गणना ईपीएस के प्रावधानों के अनुसार आनुपातिक आधार पर होती है। मासिक सदस्य की पेंशन, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा को 70 से भाग दिया जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर आप सभी के लिए आती है। तो दोस्तों, उच्च वेतन मामलों में पेंशन योग्य वेतन की भी यहाँ पर गणना की जाएगी, जिसके लिए दोस्तों अलग अलग यहाँ पर जो है 3 प्रकार के तथ्य दिए गए हैं। दोस्तों, पहला है 1/9/2014 से पहले पेंशन योग्य सेवा के लिए आनुपातिक पेंशन योग्य वेतन, यानी कि 1/9/2014 से पहले उच्च मासिक वेतन या पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पहले 60 महीनों का औसत वेतन जो भी कम हो वो गिना जाएगा। दूसरा है दोस्तों, 2014 के बाद पेंशन भोगियों की सेवा के लिए जो है उसमें आनुपातिक पेंशन योग्य वेतन 2014 के बाद उच्चतम मासिक वेतन या फिर पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पहले के 60 महीनों का औसत जो भी कम होगा उससे लिया जाएगा। और तीसरा है कि 2 वर्ष का वेटेज जहां पर देय होगा वो दोस्तों 2014 से पहले संशोधन योग्य सेवा में आप सभी के लिए जोड़ा जाएगा। यह हाल फिलहाल में बड़ा फैसला आप सभी के लिए लिया है। वही दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन धारकों के डीए को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। हाल फिलहाल में मिले एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों से ये पता चला है कि आप सभी के डीए में 4% की बढ़ोतरी होने वाली है। जैसा कि सरकार 7वें वेतन आयोग के आधार पर साल में 2 बार डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस को बढ़ाती है, उसी प्रकार अब दोस्तों आप सभी का इसकी बार जो है वो दोस्तों 4% डीए बढ़ने वाला है, जिसके बाद आप सभी का डीए जो है 50% के पार हो जाएगा। और इस डीए के होने के बाद दोस्तों आप सभी का जो सैलरी है, आप सभी की जो पेंशन है उसके अंदर डीए को मर्ज कर दिया जाएगा और फिर से आपको शून्य करके यहाँ पर जो है डीए देना शुरू कर दिया जाएगा। यानी मान लेते हैं कि सभी पेंशन धारक की पेंशन जो है वो 18,000 रुपए है या सैलरी 18,000 रुपए है, तो उसमें दोस्तों 9,000 रुपए की पेंशन या फिर सैलरी जोड़ी जाएगी, जिससे दोस्तों माना यह जा रहा है कि जो भी आपकी सैलरी और पेंशन है उसकी आधा दोस्तों आप सभी को डीए मिलेगा। और आप सभी को ये लाभ जल्द ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि साल में 2 बार डीए बढ़ोतरी होती है। इस बार सरकार जल्द ही आप सभी के लिए डीए बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी कर सकती है। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। और इसके लिए दोस्तों कमांडर अशोक रावत ने यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो तमाम मांगे हैं उन मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसमें 4 सूत्रीय उन्होंने मांगे रखी। 7,500 प्लस डीए की पेंशन, फ्री मेडिकल की सुविधा, हायर पेंशन का ऑप्शन सभी के लिए खुला हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सुचारू रूप से पालन हो। इन तमाम मांगों को लेकर पेंशन धारक प्रदर्शन कर रही है। इस बीच लगातार देश के अनेक सांसदों का यहाँ पर साथ भी मिल रहा है, लेकिन सिवाय आश्वासन के पेंशन धारकों को यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी कि न तो उनकी पेंशन बढ़ोतरी हो रही है, न अन्य मांगे स्वीकार हो रही है। सिर्फ सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो उन्हें आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। इसी बात को लेकर कमांडर अशोक रावत ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन धारकों को अपनी ताकत दिखानी होगी और इस क्रूर सिस्टम को झुकाना होगा। उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी को यहाँ पर जो अपना वादा याद दिलाने के लिए कहा, साथ ही यहाँ पर 4 मंत्री जी से किए गए वादे को भी याद दिलाने के लिए कहा, जो कि पेंशन धारकों से आह्वान किया कि पेंशन धारक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर संघर्ष करें और पेंशन धारकों की इस लड़ाई में आप भी एक हिस्सा बने। ऐसा दोस्तों यहाँ पर कमांडर अशोक रावत ने देश के सभी पेंशन धारकों से बड़ा आग्रह और विनती की है।